वेलकम टू यूकेसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा विषय है संविधान की विशेषताएं। आज हम अपनी इस वीडियो में संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अंत तक आपको संविधान की विशेषताओं के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न समुदायों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे उन देशों के संविधान से अलग पहचान प्राप्त प्रदान करते हैं। यानी कि हमें इस बात से ये समझ आता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में पूरी दुनिया के संविधानों के माध्यम से सबसे अच्छा संविधान हमारा बनाया गया है, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं जो दूसरे संविधानों में हैं, दूसरे देशों के संविधानों में, वो सभी बातें हमने अपने संविधान में ली गई हैं ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से चल सके, हमारे देश में विकास के मार्ग में कोई समस्या ना आए कानूनों के माध्यम से, और हमें एक सुगम मार्ग मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 77वें, 97वें, 101वें संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 को मिली कमीशनल कहा गया है। यानी कि ये हमारे संविधान में प्रमुख संविधान संशोधन हैं जो हमारे देश में हुए हैं। हालांकि जितने भी संशोधन हुए हैं उससे हमारे देश में कई परिवर्तन आए हैं, पर सभी परिवर्तन विकास के मार्ग के लिए थे, इसलिए सभी को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की जो विशेषता है, पहले हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का। ये जान लीजिए आप। विभिन्न सूत्रों से विहित है, यानी कि हर तरह की बातों से विहित है, सम्मिलित है, हर तरह से आपको, यानी कि हमारे भारतीय संविधान हमारे देश को हर तरह से आगे ले जाने के लिए परिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, यानी कि कुछ अच्छी बातें हैं जो आसानी से हो जाती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको करने में थोड़ा समय लगता है, यानी कि काम आसान है लेकिन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है। एकात्मक भी है हमारा देश, यानी कि राष्ट्रीय एकता है, लेकिन हमारा देश में शक्तियों का जो विभाजन है उसके कारण हमारा देश संघीय व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का संज्ञा रूप, सरकार जो है हमारी वो संज्ञा है, यानी कि संघ का रूप है हमारा। और सदनीय संप्रभुता एवं न्याय की सर्वोच्चतम से समन्वय, यानी कि हमारा जो सदनीय है वो संप्रभुत्व है और न्यायपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र है न्याय करने के लिए। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं इन पे मैं आने वाले समय में पूर्ण वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसको भी देखिए और उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिर है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, फिर सार्वभौमिक विस्मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां। ये 17 विशेषताएं हमारे संविधान की जो प्रमुख हैं। बाकी बहुत सारी हैं, पर ये प्रमुख थी जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसको आप जो भी आपका क्वेश्चन ऐसा आता है संविधान की विशेषताओं के बारे में, उसमें आप लिख सकते हैं, चाहे वो 6ठी क्लास, 7वीं का 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कोई भी क्लास हो, वहाँ पे ये आंसर आपके सही जाएंगे। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं।
हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे लिखित जैसे अमेरिका का है, और अलिखित जैसे ब्रिटेन का है। जैसे राजा महाराजाओं में होता था कि जो बोल दिया वही बन गया हमारा कानून। तो ये इन बातों से यानी कि लिखित और अलिखित के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है संविधान को। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 यानी कि 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग हो चुके हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटा दिया और इससे करीब 95 अनुच्छेद और 4 भागों को यानी कि 4 का, 9 ख, 14 क और 14 क ख और 4 अनुसूचियां यानी कि 9, 10, 11, 12 को जोड़ा। विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं मिलेंगी। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि अनुच्छेद हो या अनुसूचियां हो, हमारे देश का संविधान यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चाहे यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है वह विश्व का संविधान यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज के लिए कानून है। इतने कानून किसी भी देश के संविधान में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए भारतीय संविधान को लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण है भौगोलिक कारण। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है। इतना विशाल देश है हमारा, जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, जिसमें जातियों में, रंग में, लिंग में, धर्म में और हमारे कार्यों में, भाषाओं में, हर तरीके की विविधता है। लेकिन फिर भी हम साथ हैं। तो इसको साथ बनाए रखने के लिए संविधान बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक इसके उदाहरण रूप में भारत में शासन अधिनियम 1965 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यानी कि पूर्णतः जो हमारा जो संविधान है वो 135 यानी कि 935 अधिनियम का एक रूप माना जाता है, क्योंकि अधिकतर चीजें हमने 1935 अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त की हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान यानी कि एक संविधान जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसे आज बहाल जो हमारी चल रही है स्थिति, उसमें जम्मू कश्मीर को भी हमारे देश से पूरी तरह 370 धारा हटा के जोड़ लिया गया है। तो अब वहाँ पे भी जो हमारे देश में कानून लगते हैं वही चीज़ वहाँ पे भी लगेगी। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वहाँ पे सब कुछ अलग था। वो हमारे देश का हिस्सा था पर वहाँ पे तब भी सब कुछ अलग था। फिर बात करते हैं संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून बनाने में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, अब उनका प्रभुत्व इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर वो प्रभुत्व नहीं होता तो वो न्याय संगत फैसला नहीं ले पाते। और जो जनता को सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो न्याय संगत हो, हर वर्ग के पास वो पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के नाम सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसमें अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से विहित भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों से यानी कि संविधान और भारत का शासन यानी कि 1935
मैंने आपको पहले ही बताया था 1935 शासन अधिनियम से हमने बहुत कुछ लिया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छान कर, यानी कि उनकी अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर तब बनाया गया है, जिसमें अधिकतर ढांचा हमारा, अधिकतर स्वरूप हमारा 1935 शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अमेरिका से और आयरलैंड से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्राप्त हुए हैं। और भारतीय संविधान की राजनीति भाग, कैबिनेट सिद्धांत, ये और हमारे कार्यपालिका विधायिका से संबंधित सभी चीजें हमें ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हुई हैं। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से संबंधित है, संविधान के लिए गए हैं। यहाँ से हमें हमारे संविधान की कई बातें प्राप्त हुई हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव हमारा 1935 का एक्ट ही है, ये ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान में 1935 का एक्ट ही माना जाता है, क्योंकि वहीं से हमने अधिकतर चीजें प्राप्त की हैं। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोकसभा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक वितरण सभी हमने यहीं से प्राप्त, यानी कि 1935 एक्ट से प्राप्त किया है या उससे मिलता जुलता है। फिर बात करते हैं नम्यता और अनम्यता की। संविधान को नम्य तथा अनम्य की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर यानी कि अनम्यता संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, यानी कि अगर कुछ परिवर्तन करना है तो पूर्णतः न्याय संगत हो और थोड़े विशेष अधिकार हों। वो विशेष अधिकार क्या होंगे? जैसे कि अगर आपको संविधान में परिवर्तन करना है तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, हर चीज से निकलना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने बोल दिया और चेंज हो गया, पूरी लंबी प्रक्रिया होगी, हर तरह का फैसला वहां पे देखा जाएगा, सभी सदस्यों से इसको दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान लचीला या नम्य संविधान कहलाता है, जिससे में संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनी के निर्माण की होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान भारत के संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला है। अनुच्छेद 368 में 2 के तहत संशोधन का प्रावधान दिया गया है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, यानी कि परिवर्तन। संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, ये बात ध्यान रखना। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों सदस्यों का 2/3, यानी कि लोकसभा में 2/3 सदस्यों से पास कराओ, फिर राज्यसभा में 1/3 सदस्य पास कराओ, फिर प्रधानमंत्री के पास ले जाओ, फिर राष्ट्रपति के पास ले जाओ, फिर अगर उन्हें वो सही लगेगा तो वो साइन करेंगे, तब वो या तो कानून बनेगा या कानून हटेगा। ये पूरी लंबी प्रक्रिया चलती है। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। कोई विशेष करना हो, बहुत जल्दी करना हो, तो वो चीज जितने राज्य हैं उनकी मंजूरी लेके और लोकसभा में दिखा के वो पास किया जा सकता है। यानी कि आधे से ज्यादा राज्य अगर उस बात पे मंजूरी करते हैं तो उस कानून को हटाया या बनाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद के समान बहुमत के माध्यम से होते हैं, जो अनुच्छेद 368 में आता है। एकात्मक की ओर झुकाव, साथ ही संघीय व्यवस्था। इसकी लाइन का मतलब क्या है, चलो हम समझ लेते हैं
कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है। एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है। शक्तियां किसी के एक के हाथ में नहीं है, बटी हुई हैं। इसके संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार यानी शक्तियां बटी हुई हैं। लिखित संविधान की सर्वोच्चता है, कठोरता यानी कि स्वतंत्र और न्यायपालिका, द्विसदनात्मक, ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं संघीय व्यवस्था। यानी कि शक्तियां किसी एक के हाथ में नहीं है, सभी में बटी हुई हैं। कोई भी एक निरंकुशता का स्वरूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि शक्तियां एक के पास नहीं है, शक्तियां सभी के पास बटी हुई हैं। कोई भी अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता, सभी की मंजूरी होनी चाहिए। फिर भी संविधान में कही गई संघीय व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संविधान में ये बात नहीं बोली गई है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्य के संघ के रूप में तो किया जाता है, लेकिन संघीय व्यवस्था का नाम नहीं दिया गया है। संघ का मतलब समूह, यानी कि कुछ राज्यों का समूह जो साथ में रहेंगे, एक ही कानून मानेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये बात तो सारी है, लेकिन बस ये नहीं बोला गया कि संघीय व्यवस्था है। यानी काम वही हो रहा है, लेकिन बस नाम नहीं हुआ है। फिर संविधान का संधि रूप, यानी कि भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षता की प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका कार्यपालिका के माध्यम समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इस बात से हमें यह सिद्ध होता है कि जो हमारा संघीय व्यवस्था है, यानी कार्यपालिका है, और राज्य के हमारे यानी कि लोकसभा राज्यसभा है, ये सभी चीजें, इन सभी में शक्तियां बटी हुई हैं, किसी एक के पास नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको। संघीय प्रणाली को लेकर सरकार के वेस्ट मिस्टर रूप उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो जिम्मेदार होता है सरकार का, क्योंकि मंत्रिमंडल को कौन चुनती है? जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है। इसकी विभिन्न बातें हैं, जैसे वास्तविक व नाममात्र का कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों का सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, यानी कि लोकसभा और विधानसभा। निचला सदन कहा जाता है, उच्च हमारा राज्यसभा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भारतीय संघीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटेन संघीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तहत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रावधान निर्वाचन व्यक्ति होता है, यानी कि गणतंत्र होता है, किसी की जरूरत नहीं होती है, वह सभी काम स्वयं कर सकता है। जो ब्रिटेन में ये चीज होती है और हमारे भारत में भी इसको अपनाया गया है। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे कि आज भी वहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि एक के बाद एक, यानी कि उत्तरदायी की व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत हो या ब्रिटेन हो, वहाँ प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वपूर्णता मानी जाती है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री और सरकार का नाम दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री को सरकार का नाम दिया गया, इतना महत्वपूर्ण बन गया है, वो भारत हो या ब्रिटेन हो। संघीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। यानी कि जो ब्रिटेन का संसद है वो संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, और अमेरिका का किससे जुड़ा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय से।
दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों ही बातों को लिया है और अपने तरीके से इसको अपने संविधान में संजोया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम हो है। ऐसे ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संसद में विधि का नियत प्रक्रिया प्रदान करता है, जबकि भारतीय संविधान में यह स्थापित यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संघीय संप्रभुता का अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए प्राथमिकता की दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संघीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ संसद में संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित यानी कि परिवर्तन यानी कि बदल सकता है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो पूर्णतः स्वतंत्र है, एकीकृत है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार है कि बटी तो है लेकिन मेन शक्ति किसके पास होती है? जज के पास, न्यायाधीश के पास। ठीक है, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में एक ही है जो दिल्ली में है। आप जानते हैं दिल्ली एक प्रशासनिक राजधानी है और मुंबई हमारी अलग राजधानी यानी आर्थिक राजधानी है, और हमारी चेन्नई यानी कि सांस्कृतिक राजधानी है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि हमारे देश की 3 राजधानियां हैं, जिसमें दिल्ली सिर्फ प्रशासनिक है, मुख्य राजधानी है, लेकिन हमारी 2 राजधानियां महाराष्ट्र और चेन्नई भी आती हैं। और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत के निचली अदालतों न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्यों को लागू करना है। हालांकि अमेरिका में संसदीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। यह बात समझ रहे हैं आप? मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार क्या है? जो अधिकार हमें जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं, उसके ऊपर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। और संविधान का संरक्षण भी करेंगे यानी कि रक्षा करेंगे। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के प्रावधान है, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, तभी संविधान की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। समय आने पर दंड की भी और सही काम होने की पूरी आज़ादी यानी कि अधिकारों में काम करने की पूरी आज़ादी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? पूरे 6 हैं। बात को ध्यान रखना। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 और 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में है, संस्कृति का शिक्षा का अधिकार जो 29 से 37 में है, 31 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32वें अनुच्छेद में पाए जाते हैं। तो समझ रहे हैं 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, 6 पूरे, जो सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। अगर ये अधिकार ना होते तो किसी भी व्यक्ति के विकास में बहुत सारी परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। समानता, स्वतंत्रता, ये सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके से हम खुल के अपना काम, अपना व्यवहार, अपनी जिंदगी जो भी हम करना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से जिएंगे या सलाह लेके जैसे मर्जी जिएंगे। पर अगर जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो हम विकास कैसे करेंगे? तो मौलिक अधिकार हमें यही चीज प्रदान करता है कि जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
फिर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनूठी यानी कि अलग ही विशेषता है। इसका उल्लेखन संविधान के चौथे भाग में किया गया है। मोटे तौर पे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक बातों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वर्गीकृत किया जाता है। मौलिक कर्तव्य, ये आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे मौलिक अधिकार मिले हैं वैसे मौलिक कर्तव्य मिले हैं। कुछ अधिकार मिलते हैं तो कुछ कर्तव्य यानी ड्यूटीज मिलती हैं कि भाई तुम्हें अगर बाहर घूमना चाहिए तो बाहर घूमने के लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कार चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें बंगलों में रहना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। अब वो कर्तव्य क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन नहीं किया जाता। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुसरण करे। यानी कि सबसे बड़ी बात संविधान की रक्षा करनी है, राष्ट्र ध्वज की रक्षा करनी है, राष्ट्रगान की आदर करना है, हर वो चीज करनी है जो हमारे देश में है, जिसका सम्मान, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम घर की करते हैं, घर वालों की करते हैं, वैसे हम देश की और देश के निवासियों की कर सकते हैं। ये भी हमारा एक कर्तव्य है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि जिस देश में, जिस इलाके में, जिस राज्य में धर्म को, किसी भी धर्म को विशेष ना माना जाता हो, सभी धर्म समान हैं, तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्र की रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को कानून की समक्ष समान समझा जाए और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धर्म के नाम पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, हर धार्मिक समुदाय या समूह तथा इसके किसी हिस्से को अपनाने धार्मिक मामले के प्रबंध का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 में, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक
संहिता मानने के लिए प्रयास करेगी। अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिम अवधारणा यानी कि विदेशी अवधारणा धर्म यानी कि चर्च और राज्य यानी कि राजनीति के बीच अलगाव रखती है यानी कि अलग रखती है। धर्मनिरपेक्ष की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है और हमारा समाज बहुधर्मवादी है, यानी कि यहाँ पे बहुत तरह के धर्म एक साथ मिलजुल के रहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? आपको सिंपल मैं बताऊं तो जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है उसे किसी भी प्रकार के चुनाव में, यानी कि जो देश में हो रहे हैं, हमारे राज्य में हो रहे हैं और जिसमें जनता भाग लेती है, उन सभी चुनावों में उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 18 साल के पश्चात। एकल नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता। अब हमारे देश में हमारा जो आधार कार्ड है वो एक ही बनता है, हर राज्य में वो मान्य होता है, उसे हम कहते हैं एकल नागरिकता। पर कई देशों में इसके दो दो होते हैं, यानी कि राज्य का अलग आधार कार्ड और देश का अलग आधार कार्ड। तो इसमें अंतर ये होता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको राज्य और देश से दोनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर राज्य के बाहर जाना है तो सिर्फ राज्य से, और देश के बाहर जाना है तो राज्य और देश से। इसमें कई फायदे भी हैं तो कई नुकसान भी हैं। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इसमें या इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में परिकलित भी किया गया है, जिसमें हमारे सदन, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी चीजें आती हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी कि कार्य सारे होते हैं और जिसमें अंतिम फैसला राष्ट्रपति के द्वारा उनकी सलाह के माध्यम से लिया जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा रहेगा जब तक हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में, हमारे देश की बात नहीं, किसी भी देश में लोकतंत्र है, अगर वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा नहीं है तो वहाँ पे लोकतंत्र पूरी तरह मान्य नहीं माना जाता। फिर आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें इमरजेंसी यानी कि आपात की स्थिति है कि युद्ध छिड़ गया है, गृह युद्ध हो गया है, सैनिक हमला हो गया है, या कुछ भी ऐसा आतंकवादी आ गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जैसे अभी हुआ था कि हमारा कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लगा दिया। तो आपातकाल की स्थिति ऐसी होती है। ये 3 तरह की होती हैं। एक देश के स्तर पे जो लॉकडाउन लगा, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे। एक राज्य के स्तर पे आपने देखा हो कई राज्यों में 144 धारा लगाई गई थी, तो वो राज्यों के स्तर पे आ जाती है। वित्तीय आपातकाल यानी कि धन के मामले में देश बेरोजगार होता गया, वो तो अभी इस टाइम पे बहुत सारे देश या लगभग सभी देश की स्थिति ये चल रही है। त्रिस्तरीय सरकार, जिसमें हमारे 3 स्तरीय सरकार हैं, जिला, ब्लॉक और हमारे स्थानीय सरकार।
मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में दो तरह के यानी कि राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य संगठन के संबंध में प्रावधान हैं तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतुष्टि थी। बाद में वर्ष 1992 में 72वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्तरीय सरकार का निर्माण कर दिया था। सरकारी समिति 97वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, के सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन हुए, जिसमें हमारे है कि सहकारी समिति का गठन होना जो मौलिक अधिकार बन गया, और ये नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया, और इसमें संविधान का एक नया 9 भी जोड़ा भाग या 9 भी जोड़ा गया था, जिसे संविधान का शीर्ष भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संविधान की विशेषताओं से जुड़े सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा इसमें इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और आप कमेंट सेक्शन में भी इस सवाल का जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस channel. Thank you.